हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। सो माय नेम इज़ अंकुर पवार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। सो ये जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, एज यू कैन सी इट इज़ फ्रॉम अगस्त मंथ। और अगस्त के आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ के करंट अफेयर हमने कवर करने की कोशिश की है। यस, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक ही लेक्चर में सारे करंट अफेयर कवर कर पाएँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब आपके इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। सो करंट अफेयर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, नाबार्ड हो, एसएससी हो, किसी भी तरह से रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम हो, उन सभी में जो करंट अफेयर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो आपके करंट अफेयर से ही आते हैं। और ये जो करंट अफेयर हैं इसलिए आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम करंट अफेयर्स जो हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी वहाँ से करंट अफेयर्स जो हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, मैगजीन से कर सकते हैं। और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी ये करंट अफेयर्स है जो कम्प्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा विद बैकग्राउंड कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और किस तरह से वो आज के टाइम पे जो करंट अफेयर है रिलेवेंट बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ जो वायरस है एक उसके बारे में बात करेंगे, एक न्यू कैलेंडर डिस्कवर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेशनल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उसके अलावा अगर बात करें इंटरनेशनली भी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है एक वायरस के बारे में बात हो रही है। एज यू कैन सी यहाँ पर लिख रखा है पायरो वायरस। ओके, आपका जो ये वायरस है जिसका नाम है पायरो वायरस, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पायरो वायरस B19। इस वायरस के बारे में बात हो रही है। अब वायरस जो है, अगर जब भी हम ये वायरस शब्द सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कोरोना वायरस का, क्योंकि 2019 के अराउंड जो है ये वायरस जो है इंडिया के अंदर मतलब जो वायरस था वो आया था। उसके बाद इसकी चाइना से माना जाता है इसका ओरिजिन, बट उसके बाद ये इंडिया के अंदर एंटर किया और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी ये फैला और इसकी वजह से लगभग पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी वो आपकी 2-3-2.5 साल के लिए जो है वो बिल्कुल ही निचले स्तर पर चली गई थी। जो ये वायरस है उसी तरह का, जो कोरोना वायरस था उसी तरह का एक ये वायरस है। बट द थिंग इज़, ये किस तरह से कोरोना वायरस से डिफरेंट है वो हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। यहाँ पर क्या है करंट अफेयर, द यूएस सेंटर फॉर डिजीज़, द यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको CDC भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उन्होंने अगस्त 13 को एक जो एडवाइजरी है वो इशू की है। किस चीज़ के लिए वार्निंग जो है वो इशू की है कि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, बढ़ते हुए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। किस चीज़ के? वो इस वायरस के किए गए हैं, पारो वायरस B19। इस वायरस के जो केसेस हैं लगातार यूएसए में बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले जब ये न्यूज़ आती हैं किसी इस वायरस जिस तरह से वायरस है इस तरह की न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले ये चीज़ ये इम्पोर्टेंस रखती है कि क्या ये वायरस उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है जिस तरह से कोरोना वायरस था, और किस तरह से ये ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करेगा। तो फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे, वायरस है, कोरोना वायरस की तरह ही है, बट द थिंग इज़ कि इससे बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नॉर्मल मेडिसिन से ये ठीक हो जाता है, अभी इसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं डिस्कवर हुई है, लेकिन जो नॉर्मल मेडिसिन हैं उससे अगर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको अगर वो मेडिसिन देंगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मैं नॉर्मल मेडिसिन जब कह रहा हूँ तो हम किस चीज़ की मेडिसिन देंगे, एक्चुअली में ये जो वायरस है ना इसमें जो सिम्टम्स हैं वो कई बार नज़र नहीं भी आते हैं। हो सकता है कि ये वायरस किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट कर रखा हो इस वायरस ने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे सिम्टम्स नज़र आएंगे। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पर जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद सेकंड वेव में कुछ इस तरह से हमारे जो गवर्नमेंट ने भी वार्निंग एडवाइजरी इशू की थी कि जो वायरस है ज़रूरी नहीं है कि उसके सिम्टम नज़र आएंगे इनिशियल स्टेज पे, बट हाँ लेटर ऑन जो है वो सिम्टम नज़र आ सकते हैं। तो सेम उसी तरह से ये एक वायरस है, हाईली कंटेजियस वायरस है, आपका फिल्थ डिजीज़ है, जो क्या कर रही हैं, इन्फेक्ट कर रही हैं सबसे ज़्यादा किनको, जो आपकी यंग चिल्ड्रंस हैं उनको, जो बच्चे हैं यंग चिल्ड्रंस हैं उनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ स्पाइक इन द केसेस अक्रॉस द 14 यूरोपियन कंट्रीज अर्लियर इन 2024।
ये आपका अमेरिका की जो डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने एडवाइजरी इशू की है। बट इससे पहले क्या है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है 14 यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये वायरस जो है कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। अब इसमें होता क्या है, क्या किस तरह से नज़र आएगा, देखिए ये वायरस जब आपको या फिर किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो जिस तरह से यहाँ पे आपको वाइट रैशेज़ टाइप नज़र आ रहे हैं ना, कुछ इस तरह के रैशेज़ नज़र आएंगे, और जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें पेन जो है वो हमें फील होता है जिस पर्सन को इन्फेक्ट करता है। इस तरह से ये वायरस के जो सिम्टम्स हैं हमें नज़र आते हैं। देखिए मसल एक्स जैसे लिख रखा है, हेडेक्स हैं, और उसके बाद फीवर है। ये सब चीज़ें इस वायरस की वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको झेलनी पड़ेगी। चिल्ड्रंस के अलावा अगर मैं बात करूं, यंग चिल्ड्रंस के अलावा, अगर ये वायरस जो है आपकी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको अगर इन्फेक्ट करता है तो उस केस में ज़्यादा सीरियस इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकती हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपको सिंपली करना क्या है, अगर एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपली क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि जो वायरस है इसका नेम लेके पूछा जाएगा कि पायरो वायरस जो है वो एसोसिएट करता है या फिर उसके सिम्टम्स क्या है, तो उसमें सिम्टम्स आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकती है कि किन लोगों को ये ज़्यादा इससे इफेक्ट हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यंग चिल्ड्रंस को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल सकता है कि ये जो पायरो वायरस है ये रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इसके खिलाफ जो है जो एडवाइजरी है या फिर वार्निंग जो है वो इशू की है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका यूएस होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है आपको कि एक टॉपिक से कई तरह के जो सवाल है वो बनते हैं। ओके, आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, ये आपका है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसके अंदर बात कर रहे हैं। देखिए हम जो आज के टाइम पे कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, हमारे जो कैलेंडर है जो जनवरी से मंथ स्टार्ट हो रहा है दिसंबर तक जा रहा है वो हो गया। उसके बाद आपके जो इंडियन हिंदू कैलेंडर्स है उसके अंदर आपके अलग अलग जो मंथ्स होते हैं, कार्तिक, अश्विन, ये अलग अलग तरह के मंथ्स होते हैं। ये जो कैलेंडर्स हैं, इसी तरह के जो कैलेंडर्स हैं ऑलरेडी प्रीवियसली भी जो है बनाए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे कुछ 150-200 साल से कैलेंडर्स देखने को मिल रहे हैं। ये कैलेंडर्स ऑलरेडी बहुत सारी सदियों से जो है कैलेंडर्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। बट ये जो करंट अफेयर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलेंडर्स तो बहुत सारे हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ ने या फिर जो अलग अलग एम्पायर रहे हैं उन्होंने अपने अपने कैलेंडर्स बनाए हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली। बट ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर जो है वो अभी डिस्कवर हुआ है। देखिए ये आपकी एक सिटी है, ठीक है, इट इज़ ए सिटी इन दी सदर्न टर्की आपका एक कंट्री पड़ती है यूरोप में। वहाँ पर ये सिटी है गोबेल्की टेपे। इस सिटी के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो खुदाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था या फिर उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। जो उसका टाइम पीरियड है वो लगभग आपका 3000 BC से लेके 2500 BC के बीच में ये उसका मैच्योरिटी का पीरियड था। ओके, तो ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी इंडिया के अंदर। ये जो सिविलाइजेशन थी उसी ही तरह की और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में होती थी, लेकिन इट इज़ दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो कि इंडिया हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पे भी हमें क्या है ना, वो सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे लगा, वो आर्कियोलॉजिस्ट, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि ज़मीन जो होती है जहाँ पर अवशेष मिलने की उम्मीद होती है या फिर हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, वहाँ पे खुदाई करके निकालते हैं। सेम उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो वहाँ पे खुदाई करते हैं या फिर जो इतिहास के अंदर जो पुराने अवशेष हैं उनको ढूंढते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ये आपके टर्की के वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे जो जगह है गोबेकली टेपे, यहाँ पे जो है खुदाई की और वहाँ पर क्या है, उनको एक सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है। अब नॉर्मली अगर हम ऐसी बात करें कि ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि मे बी द कैलेंडर जो होता है वो हमारा जैसा हमें नॉर्मली देखने को मिलता है वैसा होगा, बट नहीं, ये ऐसा कैलेंडर है। ये जो है बना हुआ है पूरा किसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर बना हुआ है, स्टोन के ऊपर इसको कार्व किया गया है, मतलब खुदाई की गई है।
अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जो कैलेंडर है ना, इसमें वी शेप में कुछ इस तरह से जो है ना बहुत सारे डिज़ाइन टाइप बनाए गए हैं। तो ये डिज़ाइन क्या एक्चुअली में रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डेज़ को, ठीक है, या फिर मंथ्स को। और ये जो कैलेंडर है वो आपका मून और सन की पोजीशन जो है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। एंशंट जो लोग थे, मतलब हिस्ट्री में आप पहले की बात करें तो वहाँ पर क्या है ना, हमें तो कैलेंडर अभी पता ही लगता है कि कैलेंडर के अंदर मंथ्स हैं। तो जो प्रीवियस पुराने लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, मून या सन की जो लोकेशन है उसके बेस पे जो है कैलेंडर जो है बनाया करते थे। तो उसी तरह से ये कैलेंडर जो है आपका बनाया गया है। ये आपका इसी सिटी में एक बहुत बड़ा पिलर है। मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की तो वहाँ पे पिलर निकला, और उस पिलर की ही एक साइड में इस तरह का जो एक कैलेंडर है हमें देखने को मिलता है। ओके, सो ये आप याद रखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ से ये सिटी का नाम, बिकॉज करंट अफेयर की ना अहमियत कुछ इस तरह से लगाई जाती है। जैसे टाइटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर। सो वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर, सबसे पहली तो पूरे विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर ये है। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर रहा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा, उसको फ्लिप करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपको। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो कैलेंडर है इसके अंदर जो आपके मंथ्स दिखाए गए हैं या फिर डेज दिखाए गए हैं वो किस चीज़ को आधार रख के, तो आपका जो मून है और सन है उसकी पोजीशन को आधार रख के बनाए गए हैं। और ये सिटी का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो ये आपका जो करंट अफेयर है ये आ जाता है आपका डिफेंस से। देखिए एग्ज़ाम के अंदर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे हॉट एरियाज़ हैं आपके, जहाँ से सवाल जो हैं, क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मान लीजिए हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है हम किस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो पेपर सेट करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है, वो पेपर सेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना हो, तो सिंपली क्वेश्चन आएगा कि जो 13 अगस्त 2024 ये 6 जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट की है डेट के साथ, तो वो किस कंट्री के साथ की है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है एग्ज़ाम के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विसेज के अंदर या किसी भी अदर जो थोड़ा सा हाई लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो डीपली पूछा जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा टॉपिक के अंदर गहरा जाकर पूछा जाएगा। खैर, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हम जितना हो सके उसको ब्रॉडली समझें, और जो जो आस्पेक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड अ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। सबसे पहले जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैरीटाइम मतलब कि समुद्र की बात कर रहे हैं, ओशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी, अब किस चीज़ से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक डायलॉग है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में जो है वो कंडक्ट किया है 13 अगस्त 2024 को। ठीक है, ये 6 इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि कहाँ पर हेल्ड हुआ है। अब देखिए ये लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है इस तरह से बढ़ जाएगा कि कहाँ पर हेल्ड हुआ है, तो आपको सिटी रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है। कैनबरा के अंदर हुआ है, कहाँ पर होगा कैनबरा, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। इसका लेवल और थोड़ा सा इंक्रीज करके देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो डायलॉग था 13 अगस्त 2024 को जो ये डायलॉग हुआ वो आपका कहाँ पर हुआ, वो हमने कर लिया कैनबरा, और ये फोकस किस चीज़ पे कर रहा था। सो आपको अब इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन जो रीजन है, क्योंकि जो इंडियन ओशन का रीजन है ना वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम शेयर करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी जो है इंडियन ओशन उसके बिल्कुल वेस्टर्न साइड में पड़ता है। और अगर कोई भी जो वेसल है, मतलब शिप जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की तरफ जाएगा, तो उस केस में जो सिक्योरिटी है वो इसी तरह से जो है ये डायलॉग जो है कंडक्ट करवा के सिक्योरिटी जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवा के सिक्योरिटी को मजबूत किया जाता है। तो ये कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन जो है उसके लिए किया जा रहा है। दिस मीटिंग रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
टू एड्रेस द मैरीटाइम इश्यूज। ओके, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में आपको समझ में आ गया कि ये एक डायलॉग हुआ, ठीक है, मैरीटाइम था, डेट आपको पता है, कौन सी सिटी में हुआ आपको पता है, क्या क्या जो रीजंस थे जिनकी वजह से डायलॉग हुआ है, या फिर इससे क्या परिणाम निकलेंगे। सो क्या होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट किया जाएगा, स्ट्रेंथनिंग दी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। सो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक हो गया जो कि डिफेंस से रिलेटेड था। डिफेंस हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, और इसी तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, न्यू डिस्कवरी, ओल्डेस्ट इन दी वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड, इस तरह का अगर कुछ करंट अफेयर में आता है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली जो है, मतलब अगर हम बात करें कि कुछ ऑलरेडी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बट अगर कुछ नया हो गया, मान लो अब जो ओल्डेस्ट सबसे जो लॉन्गेस्ट चीज़ थी, मान लीजिए कि ब्रिज की बात करें कि वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज ये है, ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ डेवलपमेंट होती है, उससे आगे ही कुछ और नया ब्रिज बनता है जो कि अब लॉन्गेस्ट बनता है, तो वो आपका करंट अफेयर में आ जाता है और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, आपको टॉपिक से पता लग जाएगा। विनय मोहन क्वात्रा बिकम्स इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। ये एक पर्सन है, नाम आपको ज़रूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा ये एम्बेसडर बने हैं यूएस के लिए इंडिया की तरफ से। अब ये जो एम्बेसडर है, यह सब क्या है, देखिए, इंडियन कोई भी कंट्री होती है, वो किसी भी दूसरे देश के अंदर जहाँ पर उसके अच्छे रिलेशंस हैं, वहाँ पर एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट जो है वो उसको ओपन करते हैं। एम्बेसी कॉन्सुलेट एक ऐसी चीज़ है जो कि मान लीजिए कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन है और इंडिया का सिटीज़न है, वो यूएस में जाता है, वहाँ पे रहता है, जॉब करता है, तो उस केस में अगर किसी भी तरह का कुछ भी हेल्प उसको चाहिए हो, तो वहाँ पे कौन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन जो उनकी हेल्प कर सकता है, दैट इज़ दी इंडियन एम्बेसी इन दी यूएस। ओके, सो उसी एम्बेसी के अंदर ये आपके जो है इंडियन एम्बेसडर बने हैं। एम्बेसडर जो हाईएस्ट पोस्ट हो जाएगी उस एम्बेसी के अंदर, जो इंडिया का कोई पर्सन होल्ड करेगा, तो ये वो न्यू अपॉइंट हुए हैं, इनकी अपॉइंटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर है वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बात करें यूएस हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं, मतलब और भी हैं इसके अंदर, जिनके एम्बेसडर जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी पोस्ट जो है वो बनती है। उसके बाद ये आपके जो विनय मोहन क्वात्रा है, ही इज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट स्टार्टिंग हिज रोल इन अगस्त 12, 2024। और इनसे ये सक्सीड किसको कर रहे हैं कि इससे पहले कौन थे, आपके तरनजीत सिंह थे, जो पहले आपके तरनजीत सिंह संधू जो पहले इनसे एम्बेसडर थे वहाँ के, अब ये वहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपके जो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अगर देखें, इनकी हिस्ट्री किस तरह से रही है। सो प्रीवियसली ही वाज इंडियन फॉरेन सर्विसेज, 1996 से ये आपके इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर रहे हैं। ही वाज इंडियाज़ एम्बेसडर टू द नेपाल बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये इकोनॉमिक रिलेशंस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आपके ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके बाद ये एम्बेसडर टू नेपाल भी रह चुके हैं। अब ये क्या है, आपके जो एम्बेसडर टू यूएस जो है वो बनेंगे। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला जो करंट अफेयर है ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको हम एक एक करके लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ सीज वार्मेस्ट वाटर इन 400 ईयर। तो सबसे पहले टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में कह क्या रहा है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये आपका रीफ है, कोरल रीफ है। ये होते क्या हैं, देखिए, मैराइन है ना, जो मैराइन मतलब ओशन है, जिस तरह से आपका अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से ये जो आपका ओशन है ना, वहाँ पर भी सेम तरह से इकोसिस्टम है। ओशन का एक अलग इकोसिस्टम है, जो अर्थ है मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, आपकी जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो इकोसिस्टम है वो अलग है, ठीक है। क्रस्ट है आपकी सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ चल रही है, ये सब वो क्रस्ट है, ठीक है। सो जिस तरह से उस पर है इकोसिस्टम, सेम उसी तरह से आपका ओशन के अंदर भी एक इकोसिस्टम है।
जिसके अंदर आप फिश देख सकते हैं, वेल्स देख सकते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। तो उसी तरह से ये भी ओशन का, मैरीटाइम का इकोसिस्टम का हिस्सा है। इनको कोरल रीफ्स कहा जाता है, ठीक है। इन कोरल रीफ की खास बात क्या होती है, आपने बहुत सारी पिक्चर्स में, वीडियोस में देखा होगा कि ओशन में जब डाइवर्स जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का ये जो चीज़ है वो नज़र आती है, अलग अलग कलर के ये होते हैं। बट ये कोरल रीफ क्या है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओशन की टेम्परेचर को, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओशन की हेल्थ को। हेल्थ इन द सेंस, किस सेंस में हम हेल्थ की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई ओशन है, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो एक्सीड करके 40-50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चला जाता है। सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये कोरल रीफ जो है अपना जो रंग बिरंगा कलर है उसको चेंज करके धीरे धीरे करके वाइट कलर में जो है आना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके ये ग्रेइश ग्रेइश से फिर वाइट कलर के होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये वाइट होने के बाद धीरे धीरे करके ये एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं, इकट्ठे होकर बिल्कुल सॉलिड बन जाएंगे, मिट्टी पत्थर जैसे। और उसके बाद फिर वहाँ पे अगर बहुत सारे इकट्ठे होंगे किसी जगह पर तो वहाँ पे एक आइलैंड की तरह इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीफ किसे कहते हैं। यही जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको रीफ कहेंगे। मतलब ये कोरल रीफ इकट्ठे हो के जब पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको रीफ कहा जाएगा, कोरल रीफ कहा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर रीफ वर्ड है उसके आगे लिखा हुआ है ग्रेट बैरियर। सो ये रीफ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास एक ग्रेट बैरियर रीफ है। मतलब ओशन में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये आपको नजर आएंगे। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये रीफ आपको नज़र आएंगे। और ये रीफ जो है, इसी रीफ को ऑस्ट्रेलिया के पास, इसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। करंट अफेयर इससे संबंधित ये है कि 400 साल में सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए, a new study has found that water temperature all around the Australia Great Barrier Reef are now the highest have been in the 400 years। 400 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया है। दिस पुट्स द रीफ एट द सीरियस रिस्क। अब ये सीरियस, अगर रीफ उसके अंदर जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं किसको? फिशेस को, अदर जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ओशन के अंदर, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो कोरल रीफ्स है ये मर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके, तो उससे ये प्रॉब्लम होगी कि जो मैराइन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसा, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। मैराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, दैट मीन्स जो फिशेस हैं उनको फूड नहीं मिलेगा। फिशेस जो हैं उनको, उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। फिशेस जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है, नंबर्स है, वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो कम होने स्टार्ट होंगे तो उससे क्या होगा, जो फिशर्स हैं या फिर वो इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की जो फिशिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो डूब जाएगी या ख़त्म हो जाएगी या लॉस में चली जाएगी। वो इंडस्ट्री लॉस में जाएगी तो धीरे धीरे करके आगे बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इफेक्ट होगी। ऊपर से ये वैसे भी ये एक ऐसी चीज़ शो कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। नहीं, कुछ इशू है इसमें। हाँ,
ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट बीमस्टेक बिजनेस समिट इन 2024। बीमस्टेक के बारे में देखेंगे। एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, sorry, the Ministry of External Affairs of India, together with the Confederation of Indian Industry (CII), ठीक है, is organizing the first BIMSTEC Business Summit 2024 in New Delhi। आप याद रखेंगे BIMSTEC समिट जो है वो आपका हुआ है, और ये किसके साथ कन्फेडरेशन में हुआ है? आपका CII, जो कि है आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, और कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। जो आपका ये बीमस्टेक है, इसके कई बार आपको जो फुल फॉर्म है वो भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके फुल फॉर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो आप ये याद रखेंगे। ये आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिलकर बनाता है आपका बीमस्टेक। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। ये बीमस्टेक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आपकी बे ऑफ बंगाल है ना, जो मतलब कि जहाँ पे आपका बांग्लादेश आपको नज़र आता है, बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा है, उसके नीचे का जो हिस्सा है, वहाँ पर जो कुछ कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ हैं, उनको मिला के ये बीमस्टेक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। कंट्रीज़ के नेम आप डेफिनेटली याद रखेंगे, क्योंकि इंडिया का क्या है ना, पॉलिसीज़ जो है कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो रही हैं कि इंडिया पहले जो रिलेशंस है हर कंट्री के साथ अच्छे रखने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले जो अपने नीबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो उस तरफ बढ़ने के लिए, उस डायरेक्शन में ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ हैं, और ये फोकस करेंगे किस चीज़ पे? जो आपका इनिशिएटिव हो रहा है उसके अंदर किस चीज़ पे फोकस करेंगे? इंप्रूविंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। ओके, इट हैज़ ऑल्सो एड्रेसेस चैलेंजेस सच एज द क्लाइमेट चेंज। जो इस बार का समिट हुआ उसमें फर्स्ट फॉर्मल समिट जो है ये आपकी 2004 में हुई थी, उसके बाद हर साल आपको देखने को मिलती हैं। सो ये सारी जो है बीमस्टेक के अंदर, जो आप याद रखेंगे बीमस्टेक के फुल नेम, कहाँ पर ये हुआ है, 2024 में किस सिटी में हुआ है, और कौन कौन से इसके मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए बीमस्टेक के मेंबर हैं, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज़ आपके श्रीलंका मिलके पूरा बीमस्टेक जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं। ओके, लास्ट आपका जो करंट अफेयर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के स्टेट जो है हरियाणा, उसके ऊपर है। हरियाणा का क्या है कि 4 अगस्त को हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के न्यूली अपॉइंटेड जो है इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नयालो सिंह सैनी, जो है उन्होंने अनाउंस किया है क्या कि जितनी भी क्रॉप्स है हरियाणा के अंदर, जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सभी पे MSP दिया जाएगा। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आपका दिया जाता है किसानों को उनकी फसलों के लिए। जो फसलें होती हैं, अगर किसान कहीं मंडी में बेचने जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, उसको पैदा करने पे जो कॉस्ट आ रही है, उससे कम पैसे में उनको बेचना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती हैं कि जो एक प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि इससे नीचे किसान को अपनी फसल बेचनी नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट में कोई इससे नीचे किसान को बेचनी पड़ रही है तो उससे अच्छा है आप हमारे पास, गवर्नमेंट के पास लेके आइए, गवर्नमेंट जो है उसको उस रेट में खरीद देगी। तो उसको MSP कहा जाता है। अब करंट अफेयर में क्या है कि हरियाणा ने ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द इंडिया बना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेट ऑफ द इंडिया जिसने सभी क्रॉप्स पे, जितनी भी क्रॉप्स हैं उन पे MSP जो है लागू कर दिया है। अदर स्टेट्स में 1-2 होता है, 4-5 होता है, 10-15 होता है, लेकिन हरियाणा ने क्या कर रखा है, कंप्लीट सभी पे आपका जो MSP है वो दे दिया है। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि हरियाणा के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये MSP है सभी क्रॉप्स के ऊपर दिया जा रहा है। ओके, सो एज़ यू कैन सी ये हमारा रिज़ल्ट है। आप इसे देख सकते हैं। नाबार्ड के अंदर हमारी सिलेक्शन जो है हर एग्ज़ाम में हर साल जो है आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये हमारी सिलेक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी 2022 के अंदर सिलेक्शंस हैं। 45 सिलेक्शंस जो हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए थे इस एग्ज़ाम के अंदर, तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है आपके लिए तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बात करें तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। आपको करना क्या होगा, अगर आप ये कोर्स की डिटेल चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर आ सकते हैं। ये वेबसाइट है आपकी abipedia.abhimanyu.com, और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं वो नज़र आ जाएंगे। आप जो कोई भी कोर्स है उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट कोर्स की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे इसी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी।
आप यहाँ पर जाकर अपना नाबार्ड हो गया, किसी भी तरह का कोई दूसरा एग्जाम है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। किसी तरह के कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। धन्यवाद। पोज स्टूडेंट, एक और चीज़ है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, abipedia.abhimanyu.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप चूज़ एग्ज़ाम करेंगे। चूज़ एग्ज़ाम में आप यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम का एक कॉलम मिलेगा। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे जो है आपको ये जो कोर्स है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन जो बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोर्स है 15,000 का कोर्स है, आपको 80% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 3,000 के अंदर ये मिल रहा है। और यहाँ पे स्पेशल जो है आपका किस सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, जनरल अवेयरनेस है। उसके अलावा बाकी आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे और करंट अफेयर की क्लासेज, नोट्स, PDF, डेली टेस्ट और सभी तरह के सब्जेक्ट जो हैं आपके वो कवर किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपको वो भी करवाए जाएंगे। तो इस तरह से आप ये कोर्स को जो है वो बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू।